प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मोरल जजमेंट पर बात करेंगे, अर्थात नैतिक निर्णय क्या है एवं इसके स्वरूप और विषय के बारे में जानेंगे। समाज में नैतिक निर्णय का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयं द्वारा या दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों को परखने का प्रयास करता रहता है। इन कार्यों को उचित या अनुचित के आधार पर परखना ही नैतिक निर्णय कहलाता है। इन नैतिक निर्णयों का संबंध हमारे ऐच्छिक कार्यों से है। ऐच्छिक कार्य हमारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करते हैं। हम अपने जीवन में अपनी स्वतंत्र इच्छा से उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करते हैं जिन्हें हम अपने लिए उचित समझते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि जब हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से वही कार्य करते हैं जो कि हमारे लिए उचित हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें उचित अनुचित का निर्णय करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि जिन कार्यों को हम अपने लिए उचित समझते हैं, शायद वही कार्य सामाजिक दृष्टिकोण से या दूसरों के दृष्टिकोण से उचित न हो। इसलिए हमें उन कार्यों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन नैतिक निर्णयों में उचित अनुचित के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए कुछ ऐसे मापदंड होने चाहिए जिनके आधार पर हम किसी भी कार्य का मूल्यांकन कर सकें। अतः यहाँ पर निम्नलिखित मापदंडों या विशेषताओं के आधार पर नैतिक निर्णयों के स्वरूप को स्पष्ट करने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें नंबर 1, नैतिक निर्णय मूल्यात्मक होते हैं। नैतिक निर्णय समाज में आदर्शों की स्थापना करने का कार्य करते हैं, जिनके आधार पर ही व्यक्तिगत स्वभाव को उचित या अनुचित ठहराया जा सकता है। इस प्रकार आदर्शों के आधार पर व्यक्तिगत स्वभाव या आचरण को उचित या अनुचित ठहराना ही मूल्यात्मक निर्णय कहलाता है। नंबर 2, नैतिक निर्णय नियामक होते हैं। नैतिक निर्णय नियमों पर आधारित होते हैं, जिन नियमों के आधार पर व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। अर्थात नैतिक निर्णय नियमों के अनुकूल एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को नियंत्रित करने का कार्य करती है। नंबर 3, नैतिक निर्णय कर्तव्य बोधक होते हैं। जब हम किसी भी कार्य को उचित या अनुचित ठहराने का प्रयास करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में उचित कार्य ही करने चाहिए और अनुचित कार्यों का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार नैतिक निर्णय हमें यह संदेश देते हैं कि उचित कर्म करना ही
मानव का कर्तव्य है। नंबर 4, नैतिक निर्णय अनुमानजन्य होते हैं। अनुमान की प्रक्रिया के अंतर्गत हम सामान्य तथ्यों के आधार पर विशेष सच्चाइयों को निगमन की विधि के माध्यम से ज्ञान के रूप में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सामान्य आदर्शों की तुलना किए बिना किसी विशेष कार्य को उचित या अनुचित ठहराना संभव नहीं है। अतः नैतिक निर्णय सामान्य आदर्शों की तुलना पर आधारित होने के कारण अनुमानजन्य हैं। नंबर 5, नैतिक निर्णय कानूनी निर्णयों से भिन्न होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिक के लिए कुछ नियम बनाता है। उन नियमों के आधार पर ही वह अपने नागरिकों के कार्यों को उचित या अनुचित ठहराता है। इन नियमों के आधार पर वह अनुचित कार्यों के लिए अपने नागरिकों को दंडित भी करता है। जबकि नीति शास्त्र का क्षेत्र इन राजकीय नियमों से भिन्न है, अर्थात नीति शास्त्र का क्षेत्र इन नियमों से विशाल है, जिसके अंतर्गत राजकीय दृष्टि से उचित कार्य भी नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित हो सकता है। नैतिक निर्णय व्यक्ति के चरित्र पर दिया जाता है, अर्थात यहाँ पर उसके संपूर्ण चरित्र पर विचार किया जाता है। जबकि राजकीय नियमों के अंतर्गत मानव के संपूर्ण चरित्र पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि उसके कुछ कार्यों के आधार पर ही निर्णय दिया जाता है। इस प्रकार ऊपर बताई गई इन विभिन्न विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि नैतिक निर्णय व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अति आवश्यक हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि इस नैतिक निर्णय का विषय क्या है, अर्थात नैतिक निर्णय किस पर दिया जाए। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि नैतिक निर्णय व्यक्ति के आचरण पर दिया जाना चाहिए। आचरण व्यक्ति के ऐच्छिक कार्य को कहा जाता है। यह ऐच्छिक कार्य वह हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है। व्यक्ति के इन्हीं ऐच्छिक कार्यों को ही नैतिक निर्णय का विषय माना गया है। व्यक्ति के प्रत्येक ऐच्छिक कार्य के 3 भाग होते हैं, जिसमें नंबर 1 प्रेरक, नंबर 2 प्रयोजन, नंबर 3 परिणाम। तो इस प्रकार व्यक्ति का जो प्रत्येक ऐच्छिक कार्य है उसके 3 भाग हैं, प्रेरक, प्रयोजन और परिणाम। यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति के ऐच्छिक कार्यों के इन तीनों भागों में से किस भाग को नैतिक निर्णय का विषय स्वीकार किया जाए। इसके संबंध में विभिन्न दार्शनिकों में मतभेद है, अर्थात इस पर विभिन्न दार्शनिक अपने अपने दृष्टिकोण से विचार करते हैं। जिसमें हम बात करें कि क्या प्रेरक नैतिक निर्णय का विषय हो सकता है, तो कांट के अनुसार शुभ संकल्प ही शुभ कार्य को उत्पन्न करता है, अर्थात किसी भी कार्य का अच्छा या बुरा होना उसके प्रेरक पर निर्भर करता है। अतः नैतिक निर्णय का आधार कार्य का प्रेरक ही होना चाहिए। जैसे यदि एक डॉक्टर एक रोगी का
इलाज करता है। इस इलाज के दौरान यदि रोगी मर जाए तो डॉक्टर के कार्य को बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर ने इलाज के अंतर्गत रोगी को बचाने का प्रयास किया, अर्थात उसके कार्य का अच्छा या बुरा होना उसके प्रेरक पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर कांट के इस विचार की आलोचना करते हैं कुछ दार्शनिक। तो उनके अनुसार केवल प्रेरक ही नैतिक निर्णय का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रयोजन अर्थात डॉक्टर की कार्य प्रणाली भी यहाँ पर विचार करने योग्य है। तो फिर हम देखते हैं कि क्या प्रयोजन नैतिक निर्णय का विषय है। तो किसी भी कार्य का अच्छा या बुरा होना कार्य के प्रयोजन पर भी निर्भर करता है। जैसे एक अध्यापक बच्चे को सुधारने के लिए उसकी खूब पिटाई कर देता है। इस पिटाई का उद्देश्य या प्रयोजन बच्चे को सुधारना होता है, अतः प्रयोजन ही नैतिक निर्णय का विषय होना चाहिए, हमें यहाँ पर ऐसा लगता है। लेकिन कुछ आलोचक इसकी भी आलोचना करते हैं। उनके अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस साधन के माध्यम से बच्चे को सुधारने का कार्य किया गया, वह कई बार वही बच्चा उचित साधन के माध्यम से सुधरकर सही मार्ग पर नहीं आ सकता। लेकिन ऐसी अवस्था में उचित साधन के आधार पर नैतिक निर्णय करना भी ठीक नहीं है। अतः कार्य के प्रयोजन की अपेक्षा उसके परिणाम पर भी हमें विचार करना चाहिए, अर्थात कार्य के परिणाम पर भी यहाँ पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या परिणाम नैतिक निर्णय का विषय हो सकता है। तो हम परिणाम के बारे में देखेंगे कि सुखवादी दार्शनिकों के अनुसार सुखवादी दार्शनिक नैतिक निर्णय में कार्य के परिणाम को अति महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जिस कार्य को करने से हमें अधिक मात्रा में सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात जिस कार्य के परिणाम हमारे लिए अधिक सुखदायी होते हैं, वही कार्य हमारे लिए शुभ है। इसलिए सुखवादी दार्शनिकों के अनुसार नैतिक निर्णय कार्य के परिणाम पर निर्भर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ दार्शनिक इसकी भी आलोचना करते हैं। उनके अनुसार केवल परिणाम ही नैतिक निर्णय का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि परिणाम से पहले प्रेरक और प्रयोजन का भी नैतिक निर्णय में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि न तो प्रेरक और न प्रयोजन और न परिणाम, इनमें से कोई एक नैतिक निर्णय का विषय नहीं हो सकता। तो फिर नैतिक निर्णय का विषय क्या होगा या क्या होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि या उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नैतिक निर्णय का विषय व्यक्ति का संपूर्ण आचरण होना चाहिए, जिसके अंतर्गत प्रेरक, प्रयोजन और परिणाम, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हमें नैतिक निर्णय करना चाहिए। अर्थात नैतिक निर्णय में हमारा प्रेरक, प्रयोजन और परिणाम, ये तीनों सम्मिलित होते हैं। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के किसी भी कार्य पर हमें नैतिक निर्णय देना चाहिए। अगर हम इनमें से किसी एक पर
विचार करते हुए नैतिक निर्णय देंगे तो वह नैतिक निर्णय उचित नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य पर नैतिक निर्णय देते हुए या नैतिक निर्णय करते हुए उस कार्य के प्रेरक, प्रयोजन और परिणाम हमें इन तीनों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमने नैतिक निर्णय पर विचार किया। धन्यवाद।